A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, kinematics. बेटा लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था, इसका थर्ड पार्ट हमने स्टार्ट किया, दैट इज़ वेक्टर. वेक्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका फिजिक्स में भी यूज होगा और मैथमेटिक्स में भी. अगर एक को अच्छे लेवल का फिजिक्स अगर सीखना है तो वेक्टर आपको ज़रूर आना चाहिए. वेक्टर के बारे में आपको अच्छी से इंफॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए. तो आपका बेटा दोनों सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना. हमने कुछ थोड़ा बेसिक डिस्कस किया था, थोड़ा रिपीट करेंगे हम. बेसिकली क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक स्केलर क्वांटिटी और एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेटा? विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है. जैसे आपके पास हो गया फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा. किसके एग्जांपल है बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी के. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन. दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा बेटा और डायरेक्शन. इसका मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तभी आप एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स किसके एग्जांपल है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी के. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. आपका करंट के पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होने के बावजूद भी बेटा करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है. रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? जैसे यहाँ पे 5 एम्पियर करंट आया, यहाँ 3 एम्पियर गया, यहाँ पे मान लीजिए 2 एम्पियर. एंगल कितना? 60. यहाँ पे एंगल कितना है? 90. तो वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर एंगल चेंज होगा तो जो रिजल्टेंट होगा ना बेटा वो भी चेंज होगा. लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं होता है, ये रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था. ये एरो बेटा आपको क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है. और जो ये लेंथ होती है ये क्या बताता है? उसका मैग्नीट्यूड. जितना ज़्यादा ये लेंथ होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है. और इसको क्या बोलते हैं? टेल ऑफ वेक्टर. और इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेड ऑफ वेक्टर. तो वेक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अब आगे से ध्यान रखना, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर कुछ इस तरह से एरो बना हुआ तो समझ जाना बेटा वो कैसा क्वांटिटी है आपका? डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी होगा. पॉइंट क्लियर है? कुछ इस तरह से होगा. इसको क्या बोलते हैं? टेल. इसको क्या बोलते हैं? हेड. एरो डायरेक्शन बताता है और जो ये लेंथ होती है ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है उस वेक्टर का. आगे हम बात करें तो एंगल के बारे में. जैसे वेक्टर ए इधर है आपके पास और वेक्टर बी इधर है, तो इनके बीच में ये एंगल होगा. कितना होगा बेटा? थीटा एंगल होगा. अगर किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर देते हैं पैरेलल, मतलब वेक्टर ए यहाँ पे है और इस वेक्टर ए को यहाँ से आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट. देख लीजिए क्या ये इसकी जस्ट पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है. और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना पहले था. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इंटरचेंज नहीं हुआ. ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर वेक्टर को क्या कर देते हैं बेटा? रोटेट कर देते हैं. वेक्टर ए यहाँ पे था, ठीक है बेटा, इसको पकड़ के आपने रोटेट कर दिया कुछ इस तरह से. कितने एंगल से? थीटा. तो इस केस में क्या होगा बेटा? ये वेक्टर चेंज होगा. ये कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखने. नेक्स्ट बात करें बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर. सबसे पहले आपके पास आता है पोलर वेक्टर. दोज वेक्टर्स हैज फिक्स डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन होगी उस वेक्टर की इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी. उस तरह के वेक्टर को क्या कहा जाता है? पोलर वेक्टर. जैसे कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी पता है और हमें इसका फाइनल पॉइंट भी पता है और ये वेक्टर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर को क्या कहा जाएगा बेटा? पोलर वेक्टर कहा जाता है.
ठीक है। दूसरा वेक्टर होता है आपके पास एक्सियल वेक्टर, दोज वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द रोटेशन इफेक्ट ऑफ मोशन, जिसको जो आपका रोटेशन इफेक्ट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, उस तरह के वेक्टर को एक्सियल वेक्टर कहा जाएगा। अब इस एक्सियल वेक्टर में ना तो हमें इनिशियल पॉइंट पता होगा ना ही फाइनल पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें नहीं पता होगा। पॉइंट क्लियर है। सो एक्सियल वेक्टर क्या होगा, जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, बट इसमें हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता नहीं होंगे। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर किससे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कौन से रूल से देते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल। अब ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर प्लेस करना है। क्या करना है आपको, राइट हैंड का फिंगर प्लेस करना है, ठीक है। और जो आपका थंब जिधर पॉइंट आउट करेगा वो क्या होगा, डायरेक्शन। तो इस तरह से आप जब ये एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे फिंगर रखोगे तो ये पॉइंट आउट आउटवर्ड करेगा। डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, आउटवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ऐसे आप जब फिंगर रखोगे तो आपका थंब बेटा इनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशन की बात करें। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है उसके मॉडुलस का मतलब है, मॉडुलस का मतलब होता है बेटा उसका मैग्नीट्यूड। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड। ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर ए है, तो बेटा ये जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसका मतलब है वेक्टर ए। अगर आपने कुछ इस तरह से लिखा तो इसका मतलब है बेटा मोड ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस जो कहा गया है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या फिर मोड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा बेटा, मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तो क्या है, वेक्टर ए, और ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, देखिए। मान लीजिए सपोज कीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। मान लिया हमने, बनाएंगे वेक्टर कैसे बनता है हम वो आगे देखेंगे। सपोज कर लीजिए आपको वेक्टर ए गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। बेसिकली जो ये i कैप और j कैप है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या कहा गया है, i कैप और j कैप, ये लिखा हुआ देखिए ये क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। सो ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। ये x कोऑर्डिनेट, ये y, अगर z होता तो क्या आ जाता, प्लस k कैप आ जाता बेटा। तो क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमें। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अब ध्यान रखना ये हमेशा चीज़, प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। के होता तो के का आ जाता, और ऊपर लगाना है स्क्वायर रूट। आई की कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कॉफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस के होता, के तो है नहीं तो 0 हो गई, और ऊपर क्या ले लिए बेटा, स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन गया बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। क्या निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ ए का मतलब क्लियर है, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आई कैप जे कैप के कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर से अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है, यहाँ तक कर दोगे। अब आप मेरे को सोच समझ के बताइए, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करना हो, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करना हो तो क्या क्या चाहिए आपको, पहला उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन।
डायरेक्शन किससे देते हैं? यूनिट वेक्टर से, अभी बताया मैंने। तो देखिए ध्यान से सुनना बेटा, ए के ऊपर एरो लगा रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ए को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तीनों चीजें अलग अलग है। ये क्या है बेटा? वेक्टर ए। ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या बोला जाएगा? ए कैप। और इस ए कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा किससे देते हैं? यूनिट वेक्टर से। तो वेक्टर ए कैसे डिफाइन करोगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड बताओ वेक्टर ए का, तो मोड ऑफ ए। डायरेक्शन किससे दोगे? ए कैप से, तो इनटू ए कैप। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से सोच समझ के बताना मेरे को, ए कैप इज इक्वल टू कितना आएगा? ए कैप इज इक्वल टू आएगा वेक्टर ए ओवर मोड ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी वेक्टर का ये फॉर्मूला आ गया। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना हो तो ऊपर तो वो वेक्टर आएगा और नीचे उसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। सो ए कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना आपको, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मोड ऑफ वेक्टर ए। पॉइंट क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स क्या होगा बेटा? द वेक्टर विच हैज यूनिटी मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, यूनिटी होता है। उस तरह के वेक्टर को क्या कहा जाता है बेटा? यूनिट वेक्टर कहा जाता है।